नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। आकृति, मनीष, सौम्या, अभिषेक, मनोज, अशोक, अनूप, नीरज, सुनील, दीपक, अंजलि, सोहेब, कुमारी, विनय कुमार, कुमारी लग कुछ नाम था, सॉरी, कुसुम, उसके बाद दिवाकर, दीपू, कुमकुम, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग सभी कैसे हैं? जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आपको मैं अच्छे से दिख रही हूँ, आपको आवाज़ अच्छे से आ रही है, सब कुछ एक बार बता दीजिए कि क्या क्लियर है। अब भाई आपकी डिमांड्स जो कि मैंने फुलफिल कर दी है। सबसे पहले कौन सी डिमांड मैम हमने कर दी थी जो आपने फुलफिल कर दी है? बहुत सारे बच्चों का यही प्रश्न होगा, है ना। तो डिमांड क्या थी कि प्रैक्टिस सेट चाहिए हमें। आप हमें प्रैक्टिस भी करवाएं साथ के साथ, जिससे हमें ये पता चले कि हमारे क्वेश्चंस का लेवल कैसा आता है और वो क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्या वो नोट से कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो प्यारे बच्चे, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो ग्रुप डी और आपके एनटीपीसी दोनों एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इनका पीडीएफ मैंने आपको लगाकर दे दिया है, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे और इसके आंसर्स आपको कल की जो है क्लास में मिलेंगे, ताकि आप आज अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो लगभग ये कितने क्वेश्चन है बेटा? तो ये लगभग आपके यहाँ पर 33 क्वेश्चंस हैं। ये 33 क्वेश्चंस आपके इसी चैप्टर से रिलेटेड हैं और आपको ये क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व करने हैं। तो ये हो गई भैया आपकी डिमांड। फिर दूसरी बात हमारी ये थी कि दूसरी बात में मैंने कल आपको बोला था कि कल मैं आपको महाजनपद काल पढ़ाऊंगी। महाजनपद काल के बारे में हम जानेंगे। तो आपको मैं वो सब यहाँ पर बताने वाली हूँ कि महाजनपद काल क्या थे, इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, कितने आपके महाजनपद काल थे, किसकी राजधानी क्या थी। सबसे ज्यादा यहाँ से पूछा जाने वाले प्रश्न है कि राजधानियां क्या होती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्कशीट दे दी अंकित पाल जी, कहने से पहले ही आपको क्लास में आते ही बताया है कि आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे कि आपके ये सब क्वेश्चंस जो यहाँ से पूछे गए हैं, ये मैंने आपको किस में दे दिए हैं? आपके क्वेश्चंस के फॉर्म में यहाँ पर दे दिए हैं। ये रहे आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके क्वेश्चंस हैं और आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाओगे और अच्छे से आप इन्हें देख लीजिएगा। केवल आप इसी के नहीं, बल्कि अगर आप एसएससी की कोई बुक उठाकर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएंगे। मैम आपने कल के फैक्ट्स इंग्लिश में नहीं दिए हैं बेटा, मिल जाएंगे आपके, वो टाइप होने के लिए दे दूंगी मैं और वो आपका मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। टाइपिस्ट भैया के पास आज बहुत सारा काम था जिस वजह से वो नहीं कर पाए हैं टाइप, लेकिन कल आपको मिल जाएगा। ठीक है मैम जी, आप इतिहास बहुत मस्त पढ़ाती हैं, ये तो सब बेटा आपका प्यार है। मैं तो सिर्फ अपना एफर्ट लगाती हूँ आप लोगों के लिए कि भाई आप लोग जो है यहाँ पर अच्छे से पढ़ पाए। अब मेरी बात को सुनेंगे। महाजनपद काल क्या हुआ करते थे? महाजनपद काल एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जैसे आज के समय में, आपको मैंने पहले भी बताया है कि एक पहले क्या होता था, कुल होता था। कुल जिसे हम परिवार भी कह सकते हैं, और उस कुल से क्या मिलेगा? ठीक है, तो आपको ध्यान रखा हुआ है कि इस कुल की अगर हम बात करें तो प्यारे बच्चे इसको हम ग्राम कहते थे। फिर ग्राम से विश्व बनते थे, विश्व से जन, जन से जनपद और फिर बनता था आपका महाजनपद। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से राज्य हम इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक तरीके से हम इसको राज्य बोल सकते हैं। तो आपका जिस तरीके से आज के समय पे राज्य हैं, उस समय कैसा हुआ करते थे? उस समय बेटा महाजनपद हुआ करते थे। उस समय क्या हुआ करते थे? महाजनपद हुआ करते थे। तो आपको अगर मैं पूछूं कि इस समय आपका जो महाजनपद है वो आपका क्या है? राज्य है। और ये महाजनपद काल जो राज्य की परिभाषा है, ये 600 ईसा पूर्व यहां पर आपको दिखाई देती है। यानी महाजनपद काल का जो समय है वो 600 ईसा से लेकर 400 ईसा तक है। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि आपका 600 ईसा से लेकर आपका 400 ईसा तक आपका ये यहाँ पर दिखाई देता है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो 600 ईसा पूर्व, देखिएगा यहाँ पे एडी टाइप हो गया है, ये 600 बीसी से लेकर 400 बीसी, इसको ठीक कर लेंगे, बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व के समय का
जो आपका समय है वो क्या है, महाजनपद काल का समय है। और प्यारे प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि महाजनपद काल का निर्माण 600 ईसा पूर्व से शुरू होता है और 420 ईसा पूर्व तक चलता है। और ये आपकी इसी में क्या है, महाजनपद काल को ही हम क्या कहते थे, तो आज के समय में हम जिन्हें राज्य कहते हैं उस समय हम उन्हें महाजनपद काल कहते थे। ये इतनी सी बात है। विकास जी, विश्व क्या होता है, जन क्या होता है, जनपद क्या होता है, सब वैदिक सभ्यता में आपको बताया है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पीछे की क्लासेस देखें। मैम जी, स्टूडेंट की सारी बात आप मानती हैं? मानना पड़ेगा आपकी बात को। एक मिनट रुक जाइए, कुछ बच्चे कह रहे हैं आवाज क्लियर नहीं है। अभी बताइए, अभी आवाज क्लियर है? अभी आवाज क्लियर है? अब सही आ रही है? अभी आवाज क्लियर है या नहीं है, बताइए जल्दी से। अगर क्लियर है तो प्लीज बेटा थम्स अप कर दीजिए ताकि मुझे आपका रिस्पांस पता चल जाए। तो यहाँ पे एडी नहीं होगा बेटा, ये गलत टाइप हो गया है कि बीसी होगा। और ईसा पूर्व कर दीजिएगा, कंफ्यूजन हो रही होगी ना। ईसा पूर्व यानी कि ईसा के जन्म के पहले की घटनाएं हैं ये सब। अब महाजनपद काल कितने थे मैम, और इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, ये भी हमें आपसे जानना है। तो प्यारे बच्चों, आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे से समझना है कि अगर मैं बात करूं तो महाजनपद काल के बारे में जो जानकारी मिलती है वो कुछ ग्रंथों से मिलती है। और वो ग्रंथ कौन से हैं, वो कौन से ग्रंथ हैं जिनके बारे में, महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, तो वो कौन से ग्रंथ हैं? तो प्यारे बच्चे, आपके महाजनपद काल के बारे में जानकारी कुछ ग्रंथ जो मैं आपको बता रही हूं, यानी कि इंफॉर्मेशन अबाउट महाजनपद इज अवेलेबल फ्रॉम सम टेक्स्ट, यानी कि कुछ ऐसे ग्रंथ हैं। और वो ग्रंथ कौन कौन से हैं, जरा ध्यान से सुनना, डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से बनता है। आपका एक बौद्ध ग्रंथ है, एक आपका बौद्ध ग्रंथ है या बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय जो कि किससे रिलेट करता है, तो बौद्ध रिलीजन से रिलेट करता है। और आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बच्चा कह रहा है एडवांस पीडीएफ में ये नहीं है बेटा, पूरी की पूरी एडवांस पीडीएफ जो आपको दी गई थी कल तक के लिए, मतलब आज तक के लिए, उसमें ये था, उसमें ये था। बच्चा कह रहा है 600 से 400 उल्टा क्यों लिखा जाता है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि ये घटता है, ये बढ़ता नहीं है, ये घटता है क्रम, ये सीक्वेंस घटते हुए में लिखा जाता है। अगर घट रहा है इसका मतलब कि ईसा के जन्म के पहले की घटनाएं हैं, और अगर बढ़ रहा है तो ईसा के जन्म के बाद की घटनाएं हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, बौद्ध धर्म भी कराएंगे किशन कुमार जी, इसको तो पढ़ लीजिए, इसको तो पढ़ लीजिए। अब आगे देखिए, तो यहाँ पे बौद्ध धर्म का आपका एक ग्रंथ है, एक टेक्स्ट है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, हिंदी इंग्लिश सेम रहेगी। और इसमें कहा गया है कि उस समय 16 महाजनपद हुआ करते थे। तो 16 महाजनपद, जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि 16 महाजनपद जो है उसकी जानकारी कहां कहां से मिलती है, तो पहला तो अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, और दूसरा भगवती सूत्र जो कि जैन धर्म से संबंधित है। इन दोनों से हमें ये जानकारी मिलती है कि उस समय पर कितने हुआ करते थे, 16 महाजनपद हुआ करते थे। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि 22 महाजनपद किसने बताए हैं, तो 22 महाजनपद अष्टाध्यायी में आप बताएंगे बेटा अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं। राइटर ऑफ अष्टाध्यायी मैंने कल आपको बताए थे, तो बताइएगा इस बात को। तो इसने कहा कि 22 महाजनपद थे, लेकिन किस बात को माना गया, तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, ये दो ग्रंथ हैं जिनसे ये माना गया कि आपका जो 16 जो महाजनपद हैं उनकी संख्या 16 है। कितनी है, 16 महाजनपद हैं। ये जानकारी दो जगह से मिलती है, ये आप ध्यान रखना। मैं क्वेश्चन बीच बीच में आपको बोलूंगी। जिस बच्चे ने बोला है कि इसके लेखक पाणिनि हैं, बिल्कुल सही बोला है, पाणिनि इसके लेखक हैं अष्टाध्यायी के। और इसमें पाणिनि ने कहा है कि 22 महाजनपद हुआ करते थे, लेकिन
किस बात को माना गया कि 22 नहीं 16 महाजनपद हुआ करते थे। इसकी जानकारी दो जगह से, भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अब 16 महाजनपदों के बारे में हम जानेंगे कि 16 महाजनपद, अब ध्यान से सुनना, 16 महाजनपद की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो 16 में से 14 में आपका राजतंत्र था, यानी कि मोनार्की सिस्टम था। कैसा था? मोनार्की सिस्टम था। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, मेरी बात को बहुत अच्छे से सुन लीजिए, बहुत अच्छे से एक एक वर्ड को सुनिए। तो कितने हैं टोटल? 16 हैं। 16 में से 14 बेटा राजतंत्र है। राजतंत्र क्या होता है मैम? तो बेटा राजतंत्र में देखना जरा क्या होता है। राजतंत्र यहां पर क्या होता है, राजा का बेटा ही अगला राजा होता है, राजा का बेटा ही अगला राजा, ठीक है, अगला राजा होता है। जैसे अगर हम बात करें तो बाबर का बेटा हुमायूं, वो बना राजा। फिर हुमायूं का बेटा कौन था? आप कहेंगे कि मैम बाबर के बाद अकबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर उसका बेटा था, तो वो राजा बना। फिर अकबर का बेटा बना, फिर उसका बेटा, मतलब जहां पे राजा का बेटा या बेटी ही राज्य की सत्ता को संभालते हैं वहां पर राजतंत्र होता है। लेकिन लेकिन बेटा उस समय दो ऐसे आपके महाजनपद थे, जिसमें से एक बज्जी था और एक मल्ल था, जहां पर गणतंत्र था। और गणतंत्र में क्या होता है कि यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, यहाँ पे जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, यहाँ पे जो हेड ऑफ नेशन होता है, ठीक है, यहाँ पे जो हेड ऑफ नेशन होता है उसका क्या किया जाता है? चुनाव होता है, उसका इलेक्शन होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि राजा का बेटा ही राजा होगा, नहीं, जहां गणतंत्र होता है वहां पर राजा का चुनाव किया जाता है, इलेक्शन किया जाता है और तब उसको चुना जाता है। पहले भी गणतंत्र था, यस बच्चा, पहले भी गणतंत्र था, पहले भी गणतंत्र हुआ करता था। ठीक है, ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो कहां कहां पर था? तो मैम बज्जी में, बज्जी में प्यारे बच्चे दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र बज्जी में ही स्थापित किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और बज्जी की जो राजधानी है, अगर मैं आपसे बात करूं बज्जी, तो बज्जी की जो राजधानी हुआ करती थी वो थी प्यारे बच्चे वैशाली, यानी कि कैपिटल ऑफ बज्जी वैशाली। और वैशाली में क्या किया गया था? लिच्छवियों द्वारा, लिच्छवियों द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखवा रही हूं, लिच्छवियों द्वारा दुनिया का, दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र, सबसे पहला गणतंत्र, सबसे पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया। ये क्वेश्चन आता है कि पहला गणतंत्र किसने स्थापित किया, तो आप कहेंगे लिच्छवियों ने किया। लिच्छवी वंश के शासकों ने सबसे पहला यहां पर गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली क्यों लिखा है मैम? क्योंकि उसकी राजधानी है प्यारे बच्चे, क्योंकि उसकी राजधानी है प्यारे बच्चे। ठीक है, अब आप मेरी बात आगे सुनिएगा, ठीक, आगे देखिएगा। फिर प्यारे प्यारे बच्चों जब हम बात करते हैं तो ये हैं आपके महाजनपद, और महाजनपद के सामने ही क्या लिखा हुआ है? महाजनपद के सामने ही उनकी कैपिटल्स लिखी हुई हैं। यहां से जो जो प्रश्न पूछे जाते हैं मैं चैप्टर पढ़ाने के बाद सारा आपको रिवाइज करवाऊंगी, इसीलिए ध्यान से पढ़ो। और जिस बच्चे का पढ़ने में ध्यान नहीं है मैं उसे अलर्ट कर देती हूं कि अगर अब एक भी आपने एक्स्ट्रा फालतू का कमेंट किया जिसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं तुरंत आपको ब्लॉक कर दूंगी, क्योंकि आप मेरी कोई बात नहीं मानते और मैं आपकी हर एक बात मानती हूं।
लेकिन आप मेरी कोई भी बात नहीं मानते। तो जब आप मेरी बात ही नहीं मानेंगे तो मुझे स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा। क्या आपको नहीं लगता है कि आपको टीचर को थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे देना चाहिए? क्या थोड़ा सा आपको उसकी बातों को सुन लेना चाहिए? है ना? बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं आप लोग। बहुत गलत बात है ये। एडवांस पीडीएफ बेटा जहां आपकी क्लास होती है उसके ही नीचे एडवांस पीडीएफ आपकी पहुंच जाती है बोर्ड पीडीएफ के साथ। देखा तो करो ओपन करके। ये देखिए, कोई मतलब नहीं है जिन कमेंट्स का। अनास, मैं ऐसे ही बच्चों के लिए बोल रही हूं, ये ध्यान रखिएगा और फिर बाद में शिकायत मत कीजिएगा कि ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, आगे आ जाइए। अब देखिए मगध। सबसे पहले हम मगध के बारे में पढ़ते हैं। मगध की बात अगर मैं करती हूं तो प्यारे बच्चों इसकी राजधानी कौन कौन सी रही हैं, और मगध के बारे में अगर आप बोलेंगे तो सबसे शक्तिशाली था ये। मोस्ट पावरफुल बोलेंगे इंग्लिश में। सबसे शक्तिशाली महाजनपद अगर आपसे पूछा जाए, मोस्ट पावरफुल, तो वो कौन सा है? तो आप कहेंगे कि मैम वो है मगध। और मगध की राजधानी क्या है? तो बेटा राजगृह भी है, ग्रीवरज भी है और पाटलिपुत्र भी है। ये समय समय पर मगध की राजधानियां बनी हैं। और मगध क्यों शक्तिशाली था ये भी मैं आपको बताऊंगी अभी धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला है प्यारे बच्चों आपका एक महाजनपद जिसे हम कहते हैं अंग। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस बन चुके हैं। और अंग की राजधानी प्यारे बच्चों क्या पूछी गई है? चंपा। कौन सी नदी के किनारे थी? मालिनी नदी के किनारे थी। ठीक है, फिर एक और इंपॉर्टेंट आपका महाजनपद आता है कौशल। और प्यारे बच्चे कौशल की राजधानी क्या थी? तो आप कह सकते हो कि इसकी जो इंपॉर्टेंट राजधानी है वो है श्रावस्ती। इंपॉर्टेंट राजधानी कौन सी है इसकी? तो आप कहेंगे कि श्रावस्ती इसकी इंपॉर्टेंट राजधानी है। ठीक है, ये क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूं। आगे देखिएगा अगला। फिर हम बात करते हैं आपका अगला महाजनपद। ध्यान से सुनना क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछूंगी। अवंती। अवंती की दो राजधानी है, उज्जैन और महिष्मती। अवंती की दो राजधानी हैं, उज्जैन और महिष्मती। अगर मैं उज्जैन की बात करूं तो ये इसकी ईस्ट वाली राजधानी है, यानी कि इसकी ईस्ट यानी कि पूर्वी राजधानी। और अगर महिष्मती की बात करूं तो इसकी वेस्ट यानी कि पश्चिमी राजधानी है। तो इसकी दो राजधानियां थी, उज्जैन और महिष्मती। उज्जैन और महिष्मती। क्लियर है? आगे आ जाइए। उसके बाद प्यारे बच्चे गांधार। गांधार की कैपिटल है तक्षशिला। अवंती एग्जाम में पूछा गया है। उज्जैन और महिष्मती इसकी राजधानी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। गांधार की राजधानी तक्षशिला है। फिर आता है आपका काशी। काशी की राजधानी वाराणसी। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? यहाँ पे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना। राजा अश्वसेन के पुत्र जो थे आपके 23वें तीर्थंकर। ठीक है, 23वें तीर्थंकर। और ये किस धर्म में थे? जैन धर्म के। और इनका नाम क्या था प्यारे बच्चे? आप कहेंगे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ था। तो इनका जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान क्या था? तो आप कहेंगे या आप कहिएगा कि पार्श्वनाथ का संबंध किस स्थान से था? तो इनका संबंध वाराणसी से था। डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगी जैन धर्म में। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का आपका रिलेशन किससे था? वाराणसी से था। और इनके पिता का नाम था राजा अश्वसेन। तो वाराणसी
किसकी राजधानी है? काशी की राजधानी है। यह आपको ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया, अभिषेक ने आंसर किया है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ठीक, आगे आइए। अगर मैं पांचाल की बात करती हूं तो पांचाल की राजधानी की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, यहां से ये हटा दो, गंगा दो भाग, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, इस तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो पांचाल की भी आपकी दो राजधानियां आपको दिख रही होंगी, जिसमें से प्यारे बच्चे एक राजधानी है अहिच्छत्र और दूसरी राजधानी है काम्पिल्य। एक राजधानी है अहिच्छत्र और दूसरी राजधानी है काम्पिल्य। ठीक है, एक मिनट, एक चीज ठीक करना, यहाँ पे ईस्ट नहीं, यहाँ पे नॉर्थ लिखना, मैंने गलती से ईस्ट लिख दिया है, नॉर्थ, आई एम सॉरी। ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट। उसके बाद अगर हम बात करें पांचाल की, तो इसमें भी दो हैं, तो अहिच्छत्र प्यारे बच्चे नॉर्थ कैपिटल है और काम्पिल्य आपकी वेस्ट कैपिटल है, यानी पश्चिमी राजधानी। क्लियर, आगे फिर देखिए ये आया बज्जी और ये है आपकी वैशाली। तो बज्जी की राजधानी मैंने अभी बताई थी कि कौन सी है, तो आप कहेंगे कि मैम यहाँ पर वैशाली है, और इस वैशाली से आम्रपाली का संबंध था। अब मैं तुम्हें थोड़ी सी कहानी सुनाती हूँ ताकि तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़े। ये आम्रपाली कौन है? एक बच्चे ने अभी क्वेश्चन बोला है यहाँ पर कि आम्रपाली कौन थी मैम। बेटा आम्रपाली एक बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल थी, एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, और इसकी सुंदरता के कारण ही इसको वो झेलना पड़ा जो कि शायद एक लड़की कभी झेलना नहीं चाहेगी। अब ध्यान से सुनिए मैम, ऐसा क्या झेलना पड़ा? प्यारे बच्चों, ये इतनी सुंदर थी कि हर कोई इसे अपनी वाइफ बनाना चाहता था, और ये किसी से भी, इसने क्या किया, इसने अजातशत्रु को पसंद कर लिया, लेकिन अजातशत्रु को पसंद करना और लोगों को पसंद नहीं आया। मतलब ये जिसको पसंद करती थी और किसी से शादी करना चाहती थी तो उस व्यक्ति की जान को खतरा हो जाता था, क्योंकि ये इतनी सुंदर थी कि हर कोई इससे शादी करना चाहता था। तो इसकी सुंदरता के कारण पता है क्या कह दिया गया? इसे वेश्या घोषित किया गया कि ये वेश्या आपसे हो जाएगी, मतलब हर एक व्यक्ति इसके पास जा सकता है, हर व्यक्ति इससे संबंध बना सकता है। तो वेश्या का काम यही होता है। तो इसे वेश्या बनना पड़ा अपनी सुंदरता के कारण। इसे नगर वधु, यानी कि ये पूरे नगर की वधु है, पूरे के पूरे आपके वैशाली की, यहां पर इसको कह दिया गया कि सबकी इससे मान लो की शादी हो चुकी है। और फिर ये आम्रपाली बौद्ध धर्म को अपनाती है और बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली ये फर्स्ट वेश्या होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसकी सुंदरता इसकी दुश्मन बन गई थी, और इस आम्रपाली का संबंध किससे था? वैशाली से था। क्या आपको ये बात समझ में आई? बेटा मुझे नहीं पता आपकी पॉलिटी क्लास क्यों नहीं चल रही है। ठीक है, मैं रीजन पता करके आपको बता सकती हूँ। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये था आपका आम्रपाली। उसके बाद प्यारे बच्चे आ जाते हैं कंबोज। कंबोज पूछी गई है मैम? जी हाँ, कंबोज की राजधानी प्यारे बच्ची पूछी गई है, और कंबोज घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था और इसकी राजधानी थी हाटक। हाटक इसकी राजधानी किसके लिए फेमस थी? तो फेमस फॉर हॉर्सेस, घोड़ों के लिए फेमस थी। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी एक राजधानी जिसका नाम है हाटक, किसकी राजधानी थी? कंबोज की। और ये किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो घोड़ों के लिए प्रसिद्ध थी। क्लियर, आगे आ जाइए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपका नेक्स्ट क्या होगा? अश्मक। बेटा पूछा गया है यहां से भी प्रश्न। अश्मक आपकी प्रतिष्ठान यानी कि पैठन इसकी राजधानी थी। अश्मक प्रतिष्ठान कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है।
फिर आते हैं मल्ल। मल्ल आपको पढ़ने के लिए मिलेगा बौद्ध धर्म में, बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्लों की राजधानी कुशीनगर। बताइए कुशीनगर में किसकी डेथ हुई थी, आप पढ़ाऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो कुशीनगर में किसकी डेथ हुई थी मैम, गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी। और किसकी राजधानी थी, मल्लों की राजधानी थी। और इसी कुशीनगर में गौतम बुद्ध की डेथ हो गई थी, ठीक है। आगे आइए, फिर प्यारे बच्चों सूरसेन पूछा गया है यहां से प्रश्न। ये क्या है आपका, मथुरा। सूरसेन की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे कि मैम मथुरा है। सूरसेन की राजधानी मथुरा है। क्लियर, आगे आ जाइए, आगे देखिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चे अगला आपका आता है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी विराट नगर है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, कहां पर है, दिल्ली के अंदर है। दिल्ली के अंदर है कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। मत्स्य की राजधानी पूछी गई है बेटा विराट नगर। फिर वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। और चेदी की राजधानी है शक्तिमती। यानी कि कलिंग शासक खारवेल का संबंध यहां से देखने के लिए मिलता है, ठीक है। कलिंग शासक खारवेल के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। आपको ध्यान रखना है कि चेदी शक्तिमती किसकी राजधानी है, चेदी की। ये सारे आपके पूछे गए प्रश्न हैं, क्योंकि महाजनपद काल से बेटा ज्यादातर आपकी राजधानियां ही पूछी जाती हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स मैंने लिखे हुए हैं जो कि नोट में हैं। और आपका कहना था कि डायग्राम से लोकेशन दिखाया करो, तो आपका मैप भी यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है। इसमें सबकी जगह आपकी कौन कौन सी आपकी जो महाजनपद हैं 16 के 16 वो इसमें मेंशन किए गए हैं, क्लियर है। तो ये आपका मैप भी मैंने साथ लगाया, जैसे कंबोज यहाँ पर है, ठीक है, गंधार यहाँ पर है, कुरु यहाँ पर है, शूरसेन, मत्स्य, अवंती, चैत्य, वेस्त, कौशल, पांचाल, ये सब इसमें मेंशन किया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। क्या यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई है, नितेश जी? आपके कहने से पहले ही मैप यहाँ पर है, आपने मुझसे कहा, उससे पहले ही मैंने आपकी बात को सुन लिया। अब अगर मैं बात करूं तो 16 महाजनपद के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, देखना जरा यहाँ पे ध्यान से और गौर से सुनना। दो महाजनपद ऐसे थे जो वर्तमान में भारत की सीमा से बाहर हैं, यानी कि देयर वर टू महाजनपद विच आर आउटसाइड ऑफ द सॉरी विच आर आउटसाइड द बॉर्डर ऑफ प्रेजेंट इंडिया। कौन कौन से, कंबोज और गांधार। कौन कौन से हैं बेटा, तो आप कहेंगे मैम कंबोज और गांधार, जो आज के समय में भारत में नहीं है, क्लियर है। उसके बाद प्यारे बच्चे इन 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, कितने, 8। 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली मगध महाजनपद था और सबसे पूर्वी महाजनपद अंग था, ये इंपॉर्टेंट है। ईस्टर्न महाजनपद अंग, अंग की राजधानी चंपा थी। तो अब मैं आपसे पूछूंगी प्रश्न, और अगर आप उत्तर कर पाएंगे तो आप बिल्कुल यहाँ पे चीजों को समझ गए होंगे। और इसको रिवाइज कराने के बाद मैं पढ़ाऊंगी बौद्ध धर्म। बेटा बताना, महाजनपदों की संख्या, संख्या आपको बतानी है। महाजनपद का समय आपको बताना है। महाजनपद की जानकारी कि ये 16 थे कहां से मिलती है, ठीक है। कितने महाजनपद भारत के बाहर हैं, सबसे शक्तिशाली महाजनपद,
मोस्ट पावरफुल महाजनपद, सबसे पूर्वी महाजनपद, कितने महाजनपद यूपी में थे? ठीक है, आपने आंसर देना शुरू कर दिया होगा, बहुत बढ़िया, शाबाश। पहले प्रश्न का उत्तर मैम 16 है। समय मैम 600 बीसी से 400 बीसी है। जानकारी भगवती सूत्र जो कि जैन धर्म से संबंधित था, और अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, कितने महाजनपद आपके? बहुत बढ़िया मैम, 2 हैं। आपने अभी बताया कि 2 महाजनपद हैं, कंबोज, और बच्चों ने नाम भी लिखकर भेज दिया है कि मैम 2 महाजनपद है, जिसमें से अगर हम बात करते हैं तो एक है आपका कंबोज और एक है गंधार। ठीक है, एक है कंबोज और एक है गंधार। गंधार। उसके बाद आपने हमें बताया सबसे शक्तिशाली मैम मगध था। मगध की राजधानी, अगर राजधानी की बात करें तो राजगृह, राजगीर या पाटलिपुत्र, या पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र थी। सबसे पूर्वी महाजनपद अंग था, बच्चा लिख के भेज रहा है। उसके बाद अगर मैं आपसे और भी बात करूं तो आप कह रहे हैं 8 मैम यूपी में थे। अब 16 महाजनपद में 16 महाजनपद है, इनमें से बताओ कितनों में राजतंत्र था और कितनों में गणतंत्र था? बताइए, राजतंत्र कितने में था और गणतंत्र कितने में था? और गणतंत्र जितने में था उनका नाम भी लिखना, गणतंत्र जितने में था उनका नाम भी लिखना। बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आंसर आने शुरू हो गए हैं मेरे पास, बहुत सही आंसर आ रहे हैं। देखो अब सब आप ही बता रहे हो, मैं कुछ नहीं बता रही हूँ। तो राजतंत्र कहाँ पर? राजतंत्र मैम 14 में था और गणतंत्र मैम 2 में था, जिसमें से विश्व का, दुनिया का पहला गणतंत्र वज्जी, जिसकी राजधानी है वैशाली, और किसने स्थापित किया था? लिच्छवियों ने। उसके बाद में आपका दूसरा था मल। इन 2 जगह पर गणतंत्र था, बाकी 14 में देखो 14-2 14-2 14-2 सबने लिख कर भेजा है। शाबाश, यही तो चाहिए, बस यही तो मुझे आपसे चाहिए, उसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। अब कुछ राजधानियां रिवाइज करा देती हूँ कि क्या आपको याद हुई हैं या नहीं हुई हैं। जैसे पहले मैंने मगध की बता दी, आप बताओगे अंग की राजधानी क्या थी। आप मुझे बताओगे कि कौशल की राजधानी क्या थी, कौशल की राजधानी क्या थी। आप मुझे बताओगे अवंती की राजधानी क्या थी। आप बताओगे गंधार की राजधानी क्या थी। ठीक है, उसके बाद आप मुझे बताओगे काशी की राजधानी, फिर आप मुझे बताओगे पांचाल की राजधानी। पहले बस केवल इतनी राजधानी बताओ। तो बेटा अंग की राजधानी क्या थी, कौशल की क्या थी, अवंती की क्या थी, गंधार की क्या थी, काशी की क्या थी, पंचाल की क्या थी। ये सब आंसर्स आपको बताने हैं। ठीक है, तो आप कहोगे कि मैम अंग की राजधानी, अंग कहाँ पे? अंग की राजधानी चंपा है। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं आपसे पूछूं तो कौशल की राजधानी क्या है? तो श्रावस्ती है। ठीक है, अवंती की राजधानी क्या है? तो मैम उज्जैन और महिष्मती 2 राजधानी हैं। उज्जैन और महिष्मती, ये इसकी 2 राजधानी हैं। बेटा ऐसे ही तो याद करना है। गांधार की राजधानी क्या है? गांधार की राजधानी तक्षशिला है।
काशी की राजधानी वाराणसी, जिससे संबंध है मैम पार्श्वनाथ जी का। और पांचाल की राजधानी आपने भी बताया हमें कि एक अहिच्छत्र है और एक काम्पिल्य है। अहिच्छत्र और मैम काम्पिल्य, ये दो हैं यहाँ पर। काम्पिल्य या आपने अभी अभी हमें बताया, तो ऐसे ही तो याद रखना है। आप सब आंसर कर रहे हो, ये आपका रिवीजन हो गया, ये आपका रिवीजन हो गया। प्रश्न इससे संबंधित कल की क्लास में दूंगी। बौद्ध धर्म अब मैं शुरू करने वाली हूं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और बौद्ध धर्म से बनने वाले किसी भी प्रश्न को मैं आपकी पहुंच से बाहर नहीं जाने दूंगी, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे आ जाइए। अब अगला टॉपिक जो कि आज मैंने आपसे बोला था वो क्या है बच्चा? बौद्ध धर्म। इनके बारे में जब हम किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो हम सबसे पहले जानते हैं कि आखिर बुद्ध कौन थे। आखिर बुद्ध का नाम क्या था पहले, बुद्ध के माता पिता कौन थे। ठीक है, बुद्ध के माता पिता कौन थे। और उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो आप उसके बाद कह सकते हो कि इनके बचपन का नाम क्या था। अरे क्या कर रहे हो विजय, बिना मतलब के कमेंट्स कर रहे हो, कोई मतलब है इस चीज का? इरिटेट कर दिया है आपने तब से। नहीं पढ़ना है तो बेटा मत पढ़ो, क्यों क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो? कितनी नॉनसेंस बात कर रहे हो कि देख के पढ़ाती हो। पीडीएफ में तो देख के ही पढ़ाऊंगी ना, बिना देखे कैसे पढ़ाऊंगी पीडीएफ में? बेटा भाई आप लोग कितना इरिटेट होते हैं और मुझे भी करते हैं कि मैम फालतू कमेंट्स लेती हो, मैम ये करती हो, मैम वो करती हो। अरे तुम लोग कुछ नहीं करते क्या? कितना परेशान कर देते हो। कैसे तुम्हें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? तुम्हारे अंदर पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है। बिल्कुल पेशेंस नहीं है। और ज्ञान देते रहते हैं कुछ बच्चे की मैम कमेंट मत लो। बेटा यहाँ पे आके खड़े हो, आपको पता चल जाएगा। इतना इरिटेट कर देते हैं। बताओ ये कोई कमेंट है कि देख के पढ़ा रहे हो? और जाहिर सी बात है कि भाई कमेंट पीडीएफ है तो देख के ही पढ़ाऊंगी, बिना देखे कैसे पढ़ाऊंगी? आप लोग टीचर के बारे में सजेशंस बनाकर बैठ जाते हो, एक मेंटेलिटी सेट करके बैठ जाते हो। ऐसे तो टीचर कभी पढ़ा ही नहीं पाएगा आपको, आप उसको इतना ज्यादा परेशान कर देते हो। और अच्छा लगेगा क्या कि मैं ब्लॉक करवाऊंगी? पीडीएफ इसलिए नहीं लगाई जाती है, अगर मैं शुरू में भी तो आपको लिख के पढ़ाया है, रिवीजन भी तो आपको सारा लिख के पढ़ाती हूँ। कैसे रिवीजन करवा पाऊंगी अगर मुझे सब कुछ पढ़ा के ही करना होता है? तो देख के ही हद करते हो भाई आप। और अब किसी ने भी फालतू कमेंट किया तो मैं कोई वार्निंग नहीं दूंगी, सीधा ब्लॉक करूंगी और नाम की लिस्ट बनाना शुरू करती हूँ। मैं पेन रखती हूँ अब अपने पास। हद कर देते हो भाई। आगे देखिएगा यहाँ पर बौद्ध धर्म। अगर मैं बौद्ध धर्म की बात करती हूँ तो आपको ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म आपके यहाँ पर कैसे विकसित हुआ, बौद्ध धर्म को कैसे विकसित किया गया। महात्मा बुद्ध जो एक बहुत ही संपन्न परिवार में थे, राजाओं वाली उनकी लाइफ थी, उन्होंने क्यों एक महात्मा बनने का निश्चय किया और उन्होंने जो दुख है जीवन में उनके लिए क्या मार्ग बताए थे, ये सब प्यारे बच्चों मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले आपका एक बौद्ध धर्म है। एक क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गौतम बुद्ध ने की थी। और गौतम बुद्ध की अगर मैं बात करती हूं तो आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। अब ये गौतम बुद्ध कौन थे? ये गौतम बुद्ध कौन थे? इनका अन्य नाम का मतलब है कि इन्हें और किस नाम से जाना जाता था, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई, और इनके बचपन का नाम क्या था, इनकी माता का नाम क्या था, इनके पिता कौन थे, इनका पालन पोषण कैसे हुआ, इनके बच्चे कौन थे, इनकी पत्नी कौन थी, इन्होंने कब गृह त्याग किया,
क्यों किया, ये सब मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगी। तो प्यारे बच्चे, संस्थापक हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को प्यारे बच्चे क्या कहा जाता है? तथागत, शाक्य मुनि, शाक्य सिंह, और प्यारे बच्चों द लाइट ऑफ एशिया, हिंदी में कहा जाता है एशिया का ज्योति पुंज। एशिया का ज्योति पुंज इन्हें कहा जाता है। आपके गौतम बुद्ध को इंग्लिश में कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया, और हिंदी में कहा जाता है एशिया का ज्योति पुंज। क्लियर? आगे देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूं तो इनका जो जन्म है, तो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। कहां पर बेटा? नेपाल में। लुम्बिनी कहाँ पड़ती है? नेपाल में। अब आप मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछने वाली हूँ। मुझे ये बताओ कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ, जन्म किस वृक्ष के नीचे हुआ? जन्म किस वृक्ष के नीचे? ये आपके लिए मेरी तरफ से क्वेश्चन है जिसे आप करेंगे। जन्म किस वृक्ष के नीचे हुआ, ये आपको बताना है। ठीक, उसके बाद इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी, और बेटा इस घटना को महापरिनिर्वाण बोलते हैं। तो इनका महापरिनिर्वाण, इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? कुशीनगर। मैंने अभी बताया था किसकी राजधानी थी? मल्लों की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? मल्लों की राजधानी थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ था। तो इन्हें बुद्ध कब से कहा गया? तो बेटा जिस दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस दिन से इन्हें बुद्ध कहा गया। तो ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, ये सब हम आगे देखते हैं। तो अभी मैंने जन्म बताया, मृत्यु बताई, इनके अन्य नाम, इनके आपके बचपन का नाम। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, देखिएगा जरा यहाँ पे ध्यान से। इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गणराज्य से संबंध थे। तो ये पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का संबंध किस वंश से था? तो शाक्य गणराज्य से था। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इनकी माता प्यारे बच्चे महामाया थी, जिनका नाम हम माया देवी, जो कौलिय गणराज्य से थी। तो पिता शाक्य गणराज्य और माता कौलिय गणराज्य से। इनका जो जन्म है वो आम्रवन में सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। आम्रवन में सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, और प्यारे बच्चे इनके जन्म के कुछ दिन बाद ही इनकी माता का निधन हो गया था। इनकी माता का निधन हो गया था। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है कि सिद्धार्थ का जन्म आम्रवन में हुआ था, और इनकी जन्म के, लिखेगा, सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन के बाद इनकी माता का देहांत हो गया। तब इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी, प्यारे बच्चे आप मौसी भी कह सकते हैं, या फिर आप इनकी स्टेप मदर भी कह सकते हैं। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो आम्रवन में इनका जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। आप पहले इतना नोट कर लीजिए, इनके पिता का नाम क्या था? तो मैम शुद्धोधन। माता का नाम क्या था? महामाया। और इनका जन्म कहाँ? तो आम्रवन में। रास्ते में इनकी जब माता हैं, वो अपने, कहा जाता है कि अपने मायके की तरफ जा रही थी, और बीच में ही उनको लेबर पेन हुआ, जिस वजह से आम्रवन में आपके गौतम बुद्ध का जन्म हो गया था। और जन्म के 7वें दिन के बाद ही इनकी माता की डेथ हो गई। तो फिर इनकी मौसी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी जी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था।
बेटा महामाया माता का नाम था, मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। और यही प्रजापति गौतमी आपके किस में शामिल होंगी? तो बौद्ध भिक्षुणी संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला होंगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो आप इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद मुझे बताइए, क्योंकि बहुत कमेंट आता है कि थोड़ा नोट करने का टाइम दो। चलिए बताइए जल्दी से। ठीक है, ये बात समझ में आई? चलो, और आप लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छे से, मुझे एक आंसर मैंने आपसे पूछा था फर्स्ट स्लाइड पर कि इनका जन्म किस वृक्ष के नीचे हुआ। तो बहुत सारे बच्चों ने लिखा है साल वृक्ष, और बहुत सारे बच्चों ने लिखा है पीपल का वृक्ष। पीपल के वृक्ष के नीचे ने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, और इनकी जो शादी हुई थी वो 16 वर्ष की अवस्था में हुई थी। ये 16 साल के थे तब इनकी शादी किससे हो गई थी? यशोधरा से हो गई थी। और मैं अभी रिवाइज कराऊंगी। फिर 12 वर्ष के बाद इनके पुत्र पैदा हुए जिनका नाम था राहुल। 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया, और इस घटना को महाभी निष्क्रमण कहा गया। 4 दृश्य देखे जिनके कारण सिद्धार्थ सन्यासी बनने की तरफ अग्रसर हो गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको सुनाती हूँ। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, तो जैसे आपने देखा होगा कि किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके बाद में उसके माता पिता उसकी कुंडली बनवाते हैं। फिर बच्चे बच्चे का भविष्य कैसा है इसके बारे में जानते हैं। तो गौतम बुद्ध के बारे में भी यहाँ पर एक जो है इनके जन्म के बाद एक पंडित जी आए और उनसे पूछा गया इनके भविष्य को लेकर। तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा सन्यासी बन सकता है। तो ये बच्चा जब सन्यासी बनता है तो उसके कुछ कारण होंगे, तो आपको उन कारणों से इस बच्चे को हमेशा दूर रखना है। तो ये कहा जाता है कि गौतम बुद्ध को कोई भी प्यारे बच्चे ऐसी चीज यहाँ पर नहीं दिखाई गई जिससे वो सन्यासी बने। लेकिन आप जानते हैं कि जीवन की सच्चाई से किसी को कितने दिन दूर रखा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है बेटा कि इनकी जो भविष्यवाणी की उस ब्राह्मण ने वो बिल्कुल सत्य की थी। तो इनको क्या किया गया? इस तरीके से पाला पोसा गया कि जीवन में कोई दुख ही नहीं होता, कभी कोई बीमार नहीं पड़ता, कभी कोई बुढ़ा नहीं होता, पत्तों वृक्षों से पत्ते नहीं गिरते। तो ये कहा गया कि बिल्कुल इनको ऐसी लाइफ दी गई कि जीवन में सब कुछ अच्छा है। लेकिन ये थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है। ये थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है। क्यों? क्योंकि क्या कभी वो खुद बीमार नहीं पड़े होंगे? क्या उन्होंने अपने पिताजी को बूढ़े होते हुए नहीं देखा होगा? तो ये कहा जाता है, लेकिन ये बात कितनी सत्य है इसमें हम कह सकते हैं कि काफी सारे डाउट्स होते हैं। ठीक है। और प्यारे बच्चों, अब जब इन्होंने क्या किया, एक दिन ये कहा जाता है कि जब ये घूमने फिरने निकलते थे तो जितने बुढ़े व्यक्ति थे सबको घरों में बंद कर दिया जाता था। लेकिन एक दिन ये बिना बताए निकल गए, और इनके सारथी इनके साथ में थे। और जब ये घर से निकले तो सबसे पहले इन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा जो कि इन्होंने कभी देखा नहीं था। और जब इन्होंने इस बूढ़े व्यक्ति को देखा तो उन्होंने क्या पूछा? बताओ इनके सारथी का नाम क्या था? इनके सारथी का नाम क्या था? तो ये जो बूढ़ा व्यक्ति इन्हें मिला, इसे देखकर इन्होंने अपने सारथी से कहा कि ये कैसा व्यक्ति है? तो उसने कहा कि ये जीवन का एक सत्य है जिससे आप हमेशा अनजान रहे हैं। और सत्य ये है कि व्यक्ति युवावस्था के बाद वृद्धावस्था में जाता है।
और उसके बाद फिर इन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखा और उसकी बीमारी को देखकर बुद्ध को बहुत ज्यादा दुख हुआ और उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति इस तरीके से क्यों चल रहा है। इस व्यक्ति की अगर हम बात करें तो ये जो व्यक्ति है बिल्कुल सही है, चन्ना। शाबाश। ठीक है, तो यहाँ पे इस व्यक्ति को बूढ़े जब इसको बीमार व्यक्ति को देखा और झुककर चल रहा था और बहुत मतलब दुख में था, तो उसने कहा कि जब व्यक्ति बीमार होता है तो वो इसी तरह के दुख से गुजरता है। फिर प्यारे बच्चों, इन्होंने एक मृत व्यक्ति की सैया देखी, पहली बार इन्होंने कोई डेड बॉडी देखी थी, किसी डेड पर्सन को देखा था। तो चन्ना ने कहा कि ये भी जीवन का एक सत्य है कि जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, उसकी मृत्यु भी निश्चित है, ये इसने कहा। उसके बाद प्यारे बच्चे, इन्हें एक सन्यासी दिखा जो मुस्कुरा रहा था, जिसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट इन्होंने देखी। तो इन्होंने फिर चन्ना से पूछा, चन्ना ने ये कहा कि ये एक सन्यासी है, ये जीवन में जो भी मोह होता है, जो भी ऐसी चीजें होती है जो इंसान को दुख दे सकती हैं, उन सबको इसने छोड़ दिया है। और प्यारे बच्चे, उस सन्यासी को देखकर गौतम बुद्ध के साथ ये 4 घटनाएं घटी, वो देखकर उन्होंने ये निश्चित किया कि अब वो राजा नहीं बनेंगे बल्कि वो एक सन्यासी बनेंगे। एक ही दिन में, एक ही बार में सब कुछ कैसे देख लिया? कहा जाता है पिंटू, क्योंकि उस समय ना तो मैं थी ना आप थे। जो किताबों में लिखा है वो मैं आपको बता रही हूँ। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि पहली बार कोई व्यक्ति इन चीजों को देख सकता है। उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था तक क्या किसी को ऐसे देखा ही नहीं, और देखा तो सब कुछ एक साथ ही देख लिया। आपको ही नहीं, मुझे भी अजीब लगता है। और ये 4 कारण थे जिन्होंने गौतम बुद्ध को सन्यासी बनने के लिए यहां पर मजबूर कर दिया। उन्हें लगा कि जीवन में सिर्फ एक ही व्यक्ति सुखी है जो सन्यासी है, क्योंकि वो सब कुछ त्याग चुका है, उसे किसी चीज से कोई मोह नहीं है। और गौतम बुद्ध ने उस राह को चुनने की सोची। ठीक है, अब ये आपके यहां तक हमने पढ़े हैं। कल मैं आपको इसमें लिखवाऊंगी कि इनके सारथी कौन थे, घोड़े का नाम क्या था। ठीक, बहुत सारी और एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ रिवीजन जो कि मुझे आपको करवाना है। चलिए, अब हम सबसे पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, एक एक स्लाइड को उठाकर रिवीजन करते हैं। आप मुझे बताते चले जाएंगे थोड़ा सा कि भाई गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, इनके पिता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम क्या था, इनकी मौसी का नाम क्या था, इनका जन्म किस वृक्ष के नीचे हुआ था, जन्म किस वृक्ष के नीचे हुआ। ठीक है, जन्म, इनके बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था। चलिए बताइए जल्दी से। हाँ जी, बहुत बढ़िया, आंसर आने शुरू हो गए होंगे जो बहुत अच्छे अच्छे से बच्चे हैं। जन्म कहाँ पर हुआ था, सिर्फ इतनी मैं आपको बता रही हूँ। बहुत बढ़िया मैम, जन्म लुम्बिनी नेपाल में 563 बीसी में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और प्यारे बच्चे, इनका जन्म, इनकी मृत्यु और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई है। तीनों दिन वैशाख पूर्णिमा थी और इसलिए बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत बढ़िया मैं, मृत्यु इनकी कुशीनगर में हुई थी। इनके पिता का नाम बताइए बेटा, इनके पिता का नाम क्या था? सब आंसर आप ही कर रहे हैं, फादर शुद्धोधन और माता महामाया। बहुत बढ़िया, शुद्धोधन। ठीक है, शुद्धोधन थे, माता इनकी महामाया थी, मौसी इनकी प्रजापति गौतमी थी, प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, उसके बाद कुछ और प्रश्न मैं आपसे पूछ सकती हूँ, और वो प्रश्न क्या है, ये प्रश्न और पूछ सकती हूँ कि जैसे इनके क्या कह सकते हैं, हाँ आपका कि इनका जैसे जन्म हो गया, बचपन का नाम, और क्या प्रश्न बन सकता है, पिता माता, और हाँ इनकी पत्नी का नाम क्या था,
पत्नी का नाम रह गया, इनके बेटे का नाम क्या था, यानी कि नेम ऑफ सन, नेम ऑफ वाइफ, बेटे का नाम। तो आपने मुझे जन्म जन्म बता दिया होगा, साल वृक्ष। अभी मैंने बताया कि साल वृक्ष, यहाँ पे साल वृक्ष के नीचे इनका जन्म हुआ था। उसके बाद प्यारे बच्चे अगला है बचपन का नाम। आप सभी ने लिख दिया है कि मैम सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। ये सब आप बता रहे हैं, मैं तो नहीं बता रही। मैम इनके बेटे का नाम राहुल था, मेरे पास कमेंट आ गया है। मैम इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, ये भी कमेंट आ गया है। ये सब आपने ही मुझे बताया है। और अभी मैंने आपको कहानी सुनाई है, मृत्यु कहाँ हुई, जन्म, पिता, माता, ठीक है, इनके पालन पोषण किसने किया, मौसी ने किया। अच्छा, इनके जो मृत्यु की जो घटना है इसे क्या बोला गया, महापरिनिर्वाण बोला गया। और आप मुझे बताएंगे कि गृह त्याग किस वर्ष किया था, गृह त्याग इन्होंने कितने वर्ष की उम्र में किया था, गृह त्याग की उम्र बताओ बेटा, कितनी उम्र में किया था गृह त्याग की घटना। और इसी को क्या कहा गया, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। अगली क्लास का भी टाइम हो रहा है, तो ये लास्ट है आपका, है ना। कहाँ पे, तो इनका जो गृह त्याग है वो किस उम्र में, 29 वर्ष की आयु में। जो बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं वो आंसर भी कर रहे हैं, और सिलेक्शन भी उन्हीं का ही होगा। ये बात आपको अच्छी लगे या बुरी लगे। चलिए आज बेटा हम इतना ही रखते हैं, बाकी की चीजें करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी क्लास में आप बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। और इससे रिलेटेड जो आपके महाजनपद काल है वहां से क्वेश्चन, और इसको पूरा करा के फिर यहाँ से क्वेश्चन, फिर हम पढ़ेंगे जैन धर्म। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।